तो देखते हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 15। 5 हेड में से सैलरी फर्स्ट हेड है। एक आदमी नौकरी करता है, उसकी इनकम सैलरी की होती है, पर सैलरी में क्या कुछ इंक्लूड है, क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जम्प्ट है, वो सारा इस चैप्टर को पढ़ के पता लगेगा। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 कहता है सैलरी क्या है। सैलरी तब है इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्टेड। दो लोगों बिटवीन टू, अगर पैसे लेने और देने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो सैलरी है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं तो वो सैलरी नहीं है। पहली बात, पेमेंट लेने और देने वाले। तो मैं स्टूडेंट से फीस ले रहा हूं तो क्या वो सैलरी है? मैं स्टूडेंट का एम्प्लॉय हूं? नहीं। मैं प्रोफेशनल फीस ले रहा हूं तो वो सैलरी नहीं है। लेकिन लोग सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, मंथली पैसे ले रहे हैं, वो सैलरी है? वो सैलरी है। तो जॉब चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम। पार्ट टाइम से मेरा मतलब आप पूरा 8 आवर 10 आवर की जॉब ना करके 4 3 आवर 2 आवर, जैसे एक डॉक्टर है जॉब करता है किसी और चैरिटेबल हॉस्पिटल में 4 घंटे बैठता है, 4 घंटे वो 6 घंटे अपने प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रोफेशनल इनकम कमा रहा है क्लिनिक पे काम करके। और किसी ट्रस्ट के क्लिनिक में बैठता है डेली 10 से 2, वो क्या उसकी सैलरी जो उसे मंथली पे करते हैं, दैट इज सैलरी। क्योंकि वहां ट्रस्ट से उसका क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो सैलरी है या नहीं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, चाहे वो जो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो। वेटर को टिप दे आते हो, वेटर को जो टिप मिलती है किससे, कस्टमर लोगों से, तो वो किस चैप्टर में फॉलो होगी, अदर सोर्सेज। वो सैलरी नहीं, क्योंकि आप उसे टिप दे रहे हो। क्या आप उसके एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो? क्या वो आपका एम्प्लॉय है? नहीं। एम्प्लॉय तो वो किसका है, रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट से जो पैसे मिलेंगे, होटल से मिलेंगे, वो सैलरी है। पब्लिक देगी टिप, वो क्या है, अदर सोर्सेज। टैक्स लगेगा पर किस चैप्टर में लगेगा, अदर सोर्सेज। ओके, मान लो एक आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करता है, प्रोफेसर साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पैसा मिलता है वो क्या है, सैलरी। डीयू से जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी है। लेकिन वो डीयू के जो हाउस टेस्ट हो रहे हैं, जो कॉलेजेस में हाउस टेस्ट होते हैं, पेपर चेक करता है, डीयू से क्या दे रहा है, रेम्यूनरेशन, क्या वो सैलरी है? वो भी सैलरी है। क्यों है वो सैलरी? क्योंकि वो डीयू का एम्प्लॉय है। वो कॉलेज के हाउस टेस्ट चेक कर रहा है, कॉलेज के। जैसे मान लो कि वो डीएवी कॉलेज में पढ़ाता है, तो डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट का जो लोकल जो हाउस टेस्ट होता है, जो 6 मंथली या जैसे भी प्री एग्जाम होता है, जो भी प्री बोर्ड जैसे उस टाइप से, तो वो टेस्ट चेक कर रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं, ड्यूटी दे रहा है, उसके अलग से पैसे मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो वो उसी कॉलेज का तो एम्प्लॉई है, तो वो क्या है, उसकी सैलरी। वैसे अक्सर मिलते नहीं, क्योंकि तू सैलरी ले रहा है किस चीज़ के पैसे। पर कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरी एग्जाम में ड्यूटी लगा दी। जैसे क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम हुआ, कोई यूजीसी नेट का पेपर हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसमें जो पेपर देने स्टूडेंट आते हैं तो वहाँ भी तो इन्विजिलेटर होता है, उसके अंदर ड्यूटी लगा दी कि भाई चल तू ड्यूटी दे इस संडे। उसको 2000 मिला वहाँ से। वो जो 2000 है क्या वो सैलरी है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो यूजीसी का एम्प्लॉई नहीं है। देखो, कॉलेज में जॉब करता है, कॉलेज जो भी दे रहा है वो सैलरी है, कहीं और से मिलेगा वो सैलरी नहीं है। सीए एग्जाम में ड्यूटी सीए की लग जाती है। सीए एग्जाम होता है, उसमें 1 या 2 सीए आते हैं, वो पूरा सुपरिटेंडेंट टाइप या सुपरविजन का काम होता है उनका, तो वो क्या है वहाँ ड्यूटी देते हैं। उनको भी एक पेपर के अराउंड 3000 मिलते हैं, 3 आवर के पेपर के। तो वो 3000 रुपये जो मिले एक पेपर के, मान लो 4 पेपर में ड्यूटी दी, 12000 मिले, क्या वो सैलरी है? नहीं नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं। और सुनो, जिस स्कूल या कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर बनता है सीए का, वहाँ पे क्या होता है, सीएस तो 1-2 आते हैं, वहाँ पे जो खर्चा भी होता है, सीए बुलाना आसान नहीं है, पैसे बहुत मांगेगा वो 3000 रुपये लेता है। वो क्या करते हैं कि कुछ लोकल स्टाफ हायर कर लेते हैं। आईसीआई क्या करता है, स्कूल का, देखो
दो तो सीए बुला लिए, उनकी पूरा सुपरिटेंडेंट वही हैं, वही उनकी सुपरविजन में एग्जाम होता है। बाकी बुला लिया लोकल स्टाफ, उनके ऊपर गाइडेंस कौन दे रहा है उनको, सीए। तो लोकल स्टाफ 1000 रुपये लेता है एक पेपर का नॉर्मली। तो वो लोकल स्टाफ जो आता है, मान लो वो स्टाफ डीएवी स्कूल का है, डीएवी स्कूल में पेपर चल रहा है, तो क्या वो जो डीएवी के स्टाफ को आईसीआई से पैसे मिलते हैं इनविजिलेशन फीस के, क्या वो सैलरी है? नहीं, क्योंकि वो डीएवी के एम्प्लॉई हैं, ना कि आईसीआई के। वो किस चैप्टर की इनकम है? अदर, उनकी सैलरी नहीं है। एमएलए एमपी को जो मिलता है, एमएलए एमपी को कहने को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी नहीं, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, वो सैलरी हेड में नहीं आएगी। नाम चाहे सैलरी है। क्या एमएलए एमपी आर द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट? क्या वो सरकारी एम्प्लॉय हैं एमएलए एमपी? नहीं। इलेक्शन होते हैं, एमएलए एमपी बन गए इलेक्शन जीत के, कब सरकार गिर जाए तो ये मंत्री सारे चलते बनेंगे, ऐसे ही होता है। सरकार गिर जाती, नहीं तो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, छुट्टी, पैसा बंद। तो इनको जो पैसा मिलता है ये एम्प्लॉय नहीं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का पार्ट है, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनको जो सैलरी के नाम से पैसे मिलते हैं वो सैलरी के चैप्टर में नहीं, वो किस चैप्टर में टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज, वो सैलरी नहीं है। ओके, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप, ये भी किस चैप्टर में टैक्सेबल है? पीजीबीपी में, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के लिए ये क्या है? पीजीबीपी है, समझे? पार्टनरशिप में पार्टनर है मालिक, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी देने पे सैलरी मिलती है, वेदर ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप, नहीं, ही इज द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप, ओनर है ना कि एम्प्लॉय। तो पार्टनरशिप की सैलरी पार्टनर को मिलती है, तो पार्टनर के लिए कौन सी इनकम है? मालिक है बिजनेस का, उसके लिए कौन सी इनकम होगी? बिजनेस की इनकम होगी, वो सैलरी हेड की इनकम नहीं है। क्लियर ये चीज? ओके। एक आदमी रिटायर हो गया तो उसे पेंशन मिल रही है, पेंशन टू फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी या फिर गवर्नमेंट जो भी, फॉर्मर एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर हो गया, एक्सपायर नहीं हुआ, रिटायर हुआ, तो आपको पता होगा एक पेंशन का सिस्टम होता है। अब तो नए सिस्टम बंद कर दिया है, नए एम्प्लॉय लग रहे हैं, 2004 के बाद पेंशन बंद। सरकार करती चुप करके नौकरी कर ले, सैलरी ले ले, बस तेरे को उम्र भर घर बैठे कहाँ से दे। पर पुराने एम्प्लॉय का क्या सिस्टम था? पहले सरकारी एम्प्लॉय जो लगते थे, कुछ जगह प्राइवेट में भी, आपने जॉब कर ली परमानेंट, जब आप रिटायर होंगे, जब तक जियोगे आपको क्या मिलेगी? पेंशन। ये करीब करीब क्या होती है? हाफ पे। जब आप नौकरी से रिटायर हुए उस वक्त पर मंथ आपको 50,000 रुपये मिलते थे। रिटायर होके काम पे आना ही नहीं, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करो, घर बैठो, तो घर बैठे लगभग आधे 20-25 हज़ार मिलते थे जब तक जियोगे बिना काम किए। बढ़िया ना पेंशन सरकारी? यही तो पुराने टाइम में सरकारी एम्प्लॉय को फायदा था। एक तो ये जब तक जिएंगे पेंशन, और सुनो, अगर वो एक्सपायर हो गया ना, उसकी विडो को मिलते हैं फैमिली पेंशन, उसके भी आधे, लगभग उसके भी आधे। जैसे मान लो राजकुमार एम्प्लॉय थे, जब रिटायर हुए तनख्वाह 50,000 रुपये पर मंथ थी, अब रिटायर हो गए तो कितने मिलेंगे घर बैठे? 25,000 रुपये महीना। टाइम भी पूरा बच गया, कहीं जाना नहीं। अगर राजकुमार साहब एक्सपायर हो गए तो उनकी विडो को मिलेंगे जब तक वो जिएगी, उसका नाम क्या रख दिया जाता है फिर? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन टू विडो, विडो को मिल रही है ये फैमिली पेंशन। ये किस चैप्टर में टैक्सेबल है? टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, क्योंकि वो जो विडो है वो एम्प्लॉय नहीं थी कभी भी। सुनना, राजकुमार रेलवे से रिटायर हुए, जब तक जिंदा है राजकुमार को 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो राजकुमार के लिए कौन सी इनकम है ये पेंशन? सैलरी, सैलरी फॉर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए सैलरी मानी जाएगी, टैक्सेबल अंडर सैलरी। सही है ना? क्योंकि आप जॉब किसके पास करते थे? रेलवे में, तब सैलरी लेते थे। अब रेलवे से रिटायर हो गए तो अब क्या मिल रही है आपको? पेंशन। अब भी क्या मानी जाएगी आपकी? सैलरी।
सैलरी मानी जाएगी। लेकिन राजकुमार साहब एक्सपायर हो गए, विडो को जो पैसे मिलेंगे उसको क्या नाम देंगे? फैमिली पेंशन। वो सैलरी में नहीं, वो किस चैप्टर में जाने वाली है? अदर सोर्सेज। छोड़ेंगे वो भी नहीं, लेकिन किस चैप्टर में? अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का चैप्टर कहेगा कि अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलती है, अगर फैमिली पेंशन रिसीव मान लो 60,000, मान लो लेट अज्यूम स्पॉस फैमिली पेंशन 60, इसमें से माफ कर देते हैं एग्जम्पशन, इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस। इसका 1/3 कितना बनता है? 20 या फिर 15, दोनों में से कम क्या है? 15। तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल पेंशन विडो के लिए कितनी हो जाएगी? 45,000। क्लियर? समझे? तो इस तरह का सिस्टम चलता है। फैमिली पेंशन पे सारे पे टैक्स नहीं, सिंपैथी है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कहता है कि जिस विडो को फैमिली या वाइफ एक्सपायर होगी जो जॉब में थी, उसकी जगह फैमिली पेंशन जब तक हस्बैंड जिएगा उसे मिलती है। तो जितनी भी फैमिली पेंशन मिलती है अदर सोर्सेज में सारी टैक्सेबल नहीं, उसका 1/3 कर लो या 15,000 विच एवर इज लेस। अगर आपको फैमिली पेंशन ही मिली होती 33,000 तो इसका 1/3 करता कितना आ जाता? 11,000। या तो ये या फिर 15, दोनों में से कम क्या है? 11। टैक्स कितने में लगता? 22। किस चैप्टर में? लेकिन अदर सोर्सेज, क्योंकि आप कभी एम्प्लॉई थे ही नहीं। अच्छा है ना? तो ये तो गवर्नमेंट जॉब का पुराने टाइम में लोगों को एक चार्म था कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं, और दूसरा इनएफिशिएंट आदमी ज़्यादा सेट होना चाहता है गवर्नमेंट में। क्यों? उसे लगता है भी एक बार जॉब लग जाए बस, उसके बाद तो कोई निकाल सकता नहीं, उसके बाद काम करो ना करो। प्राइवेट टीचर्स देख लो, सरकारी स्कूल का एक टीचर 70,000 60,000 से कम नहीं है स्टार्टिंग जॉब उसकी। कई तो पुराने हो गए 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। स्कूल में 15 का स्टाफ है, सरकार पीएन और वो लगा के 15 लाख रुपए, बिजली पानी सब दे रही है, फैसिलिटी खाना भी दे रही है बच्चों को, और रिजल्ट देखो उनके क्या है, हाल बुरा है, पास ही नहीं होता कोई। ये तो वो ग्रेस दे दे के बोर्ड वाले पास करते हैं, नहीं तो पास ही ना हो कोई। और प्राइवेट स्कूल का हाल देख लो, प्राइवेट स्कूल 10-10 हज़ार रुपये पे नौकरियां रखता है टीचर को, 10,000 15,000 रुपये पे, और रिजल्ट देखो उनके कैसे आते हैं। फेल तो दूर छोड़ो, कंपटीशन है 90% 95% पे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ पे एक्शन नहीं है ना, प्राइवेट वाले निकाल फेंकते हैं। अगर एक टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या पेरेंट्स कंप्लेंट कर दे, ऊंचा बोलता है, आजकल बच्चे सुनते नहीं, थोड़ा सा कुछ कह दो वो मिनट में जाके कहता है, नर्सरी वाला भी कि मैं नहीं जाता, डांटती है मैम। ऐसा ही सिस्टम है। और मैनेजमेंट के पास बात जाती है और टीचर को समझाया जाता है, डांटना तो है ही नहीं। कस्टमर केयर वालों की तरह उनको भी समझाया होता है भी कस्टमर गालियाँ ही देगा, तुमने सर ही बोलना है। लेडी बोल दे मैम ही बोलना है, चाहे वो तुझको गालियाँ दे, उनको समझाया होता है। बेचारों की बड़ी पेशेंस है कि इतनी बातें सुनते हैं। तो वही चीज़ है, सरकारी में यही था कि एक बार लग जाओ। बैंकों में भी ऐसा था, लग गए, इनएफिशिएंट आदमी, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, निकाल सकते नहीं, चल रहे हैं ऐसी। पीछे तो वीआरएस दे दे के भगाई सरकार ने कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और जाओ, हमारा पीछा छोड़ो, ये पैसे ले लो इकट्ठे, जाओ, हम क्या एक बार खर्चा हो जाएगा हमारा, फिर सिस्टम तो सेट हो जाएगा ना, बढ़िया यंगस्टर लगाएंगे। वाकई सरकारी में जो यंगस्टर लग रहे हैं ना, अब टीचर भी जो लग रहे हैं, उनको हैबिट है, वो प्राइवेट में पढ़ाते थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे, पूरा जोर लगाना था, भाई ऐसे थोड़ी कोई पैसे देगा, तो परफॉर्मेंस बेस। अब वो सरकारी में जाके अब भी पढ़ाते हैं। तो कुछ यार दोस्त हैं बताते हैं, सीनियर उनको तंग करते हैं, हंसते हैं कि ये देखो लगे पड़े काम कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं। तो वो सिस्टम है। तो चलो, अब सरकारी में वो चार्म खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पेंशन खत्म, फैमिली पेंशन खत्म, और काफ़ी स्टिकनेस डे बाय डे बढ़ रही है, कंपटीशन है, तो उस वजह से वो बात नहीं रही। पर ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेज़ी से होती है अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बात यह है, सरकारी में तो सिस्टम से सबकी ग्रोथ होगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, प्राइवेट में तो क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी पे है। हो सकता है साल में डबल पैकेज पे आ जाओ आप, और हो सकता है कोई लगा ही ना, आपको नॉलेज पे डिपेंड करता है। चलो, तो पेंशन, फैमिली पेंशन, इस तरह से सरकारों का खर्चा है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी देता है। तो इस स्टोरी से ये तो क्लियर होता है कि क्या सैलरी हेड में आएगा और क्या नहीं आएगा। चलो एक केस देखना, क्या हुआ, यहां एक यूनिवर्सिटी है लोकल में,
उन्होंने एक बार शुरू में उनके ना LLB के अंदर भी इनकम टैक्स होता है, LLB में होती थ्योरी है जस्ट, पर सब्जेक्ट है लॉ है ये भी, तो उनके LLB में तो वहाँ के टीचर्स वही बात है उतना अपडेट तो करते नहीं, इनकम टैक्स रोज बदलता है, उनको क्या पता 115 BAC आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या मुझे मतलब गेस्ट एज अ गेस्ट फैकल्टी कई बार मैं वहाँ गया तो महीने में 3 या 4 दिन बस वीकली मतलब एक क्लास लगा ली, ताकि उनको ये हो गया हमारे भाई काम हो जाए, बच्चों ये ना कहें कि हमें कोई करवा नहीं रहा, बच्चों का काम हो जाए। और टीचर हम कहाँ से स्पेशलिस्ट लाएं जो इनकम टैक्स पढ़ाए, हर साल अपडेट होता है, मेहनत कौन करे। तो मैं वहाँ चला जाता था, मुझे था कितने लोगों से लिंक ही बन जाते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी में स्टाफ आज भी जानते हैं वो, तो चलो इस बहाने, और पर वो रेम्यूनरेशन देते थे, तो वो मुझे जो रेम्यूनरेशन देते थे मंथली मतलब हर वीक के हिसाब से, अगर मैं किसी वीक नहीं गया, सॉरी बोल दिया उनको, तो उसके नहीं देते थे, जब जाता था मुझे पैसे देते थे। क्या ये मेरे लिए क्या है, सैलरी है? नहीं, क्योंकि मैंने कौन सा मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया कि रोज आऊँगा इस तरह से, मैं तो वहाँ एज अ गेस्ट फैकल्टी, कभी मूड हुआ चले गए, कभी नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है ICI की ब्रांच वो इनवाइट कर लेती, एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है CA IPCC के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप करेंगे, तो वो क्लास CA लगाते हैं, तो वो मुझे भी इनवाइट कर लेते हैं, तो कल है मेरी वहाँ क्लास, उसमें ऑनलाइन होगी, तो वो पे कर देते हैं उसमें। तो वो जो पे करते हैं वो भी सैलरी नहीं है। क्यों नहीं है सैलरी? क्योंकि हम उनके एम्प्लॉई नहीं है, एक तरह से गेस्ट फैकल्टी है, तो वो सैलरी नहीं। तो सैलरी के चैप्टर में आने के लिए क्या चाहिए? दो लोगों के बीच में क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। PM को, प्रेसिडेंट को जो पैसे मिलते हैं सब अदर सोर्सेज है, क्यों? क्योंकि वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं बल्कि खुद गवर्नमेंट का पार्ट है। क्लियर? ओके। सैलरी में अगर आप सैलरी सरेंडर कर दो, सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी को सरेंडर कर दो, तो नो टैक्स ओवर दैट अमाउंट, दैट सरेंडर्ड अमाउंट, उस सरेंडर अमाउंट पे टैक्स नहीं है कोई। इनकम टैक्स किनका है? मोदी जी का, मोदी सरकार का। और आप मोदी सरकार को सरेंडर कर दो तो टैक्स कैसा? टैक्स कैसा? पैसे ही ले गए पूरे। मान लो बंदे के 5 लाख रुपए मोदी सरकार को दे दिए, ना देता तो 5 लाख पे टैक्स ही देता इनकम टैक्स को, यहां तो पूरे 5 लाख ही दे दिए। कैसा टैक्स? कोई टैक्स नहीं। पर किसको सरेंडर करनी है सैलरी? सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, 12 महीने की कितनी तनख्वाह है? 12 लाख। आपने अपने एम्प्लॉयर को कह दिया, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों ही सिचुएशन में आपने उनको कह दिया जी मोदी जी को बहुत ज़रूरत है पैसे की। पहले उन्होंने गैस सब्सिडी भी सरेंडर करने को कहा था और बेनिफिट सरेंडर करने को कहा था। अब धीरे धीरे क्या है, अब तो सरेंडर करने वाले बड़े खुश हैं क्योंकि सब्सिडी खत्म होगी। पहले ये था 200-250 रुपये जो सब्सिडी आती थी, लोगों ने मोदी जी की कॉल पे लगभग 1 करोड़ लोगों ने कह दिया हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, रिटर्न में दे दिया। सिलेंडर 700 का आ रहा है गैस सिलेंडर, तो वो 700 देते थे, उनके अकाउंट में 200-250 रुपये जो आते थे नहीं आते थे। देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अब तो हम भी देश के लिए कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं। सब्सिडी बंद होगी तो पूरा ही गैस सिलेंडर 800 के आसपास आने लगा, तो वो खुश हैं भी चलो हमने कुछ किया। और हमें अफसोस है हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने भी सरेंडर किया होता आज तो वैसे ही सारे बराबर हो गए। वो चीज़ है। तो अगर लाख रुपए आपकी सैलरी थी लेकिन आपने सरेंडर कर दी, सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने 1 लाख के हिसाब से 3 महीने की सैलरी कह दी मोदी जी को दे दो, बाकी घर परिवार हमारा तो है ही है, तो उसमें चाहिए पैसे, सारे कैसे दे दें। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? आपकी टैक्सेबल सैलरी 9 लाख होगी। 3 लाख माफ मोदी जी, मोदी सरकार को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का देना है। हरियाणा सरकार को दे दिया, केजरीवाल सरकार को दे दिया, नहीं, टैक्स किस पे लगेगा? पूरे पे, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनका कोई लिंक नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट है। किनको सरेंडर करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सही है। और देखना फोरगोइंग ऑफ सैलरी, ये क्या होता है? मान लो आपकी सैलरी लाख रुपए महीना है, आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा साहब मैं काम कर दिया आपने 12 महीने, मालिक को कह दिया सर रहने दो जी, आपको भी जरूरत होती होगी पैसे की, 10 महीने की सैलरी दे दो। मालिक कहता क्या बात? कहता छोड़ दी सर, आपको फोरगो कर दी मैंने, मुझे सैलरी बहुत काम किया, बहुत पैसे आपसे लिए, क्या हो गया इस बार 2 महीने की कम ले लूंगा, आपके भी कोरोना से बुरे दिन चल रहे हैं। तो कहता जी क्या 10 महीने की सैलरी ले ली 10 लाख
और 2 लाख की सैलरी क्या कर दी, फोरगो कर दी टू एम्प्लॉयर। कह दिया जी साहब मुझे 2 दे दो। इनकम टैक्स कहता है कुछ मर्जी करता रहे, हमारी टैक्सेबल सैलरी तो 12 लाख ही है, हम टैक्स किस पे लगाएंगे, 12 लाख पे। हमारा नुकसान क्यों कर रहा है, दान चंदा तू दे रहा है, नुकसान हमारा हो, हम टैक्स किस पे लगाएंगे, 12 पे। बचना है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करो तो बचोगे, वरना नहीं। या आपने अपने एम्प्लॉयर को कह दिया साहब गौशाला में दे दो, 2 महीने की सैलरी मेरी तरफ से, मैं तो क्या 10 पे ही खुश हूं, तो इनकम टैक्स कहता है कोई बात नहीं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, हम टैक्स कितने पे लगाएंगे, 12 लाख पे लगाएंगे। सही है, कोई डाउट इसमें, ओके। और एक बात, सैलरी ड्यू कहां होती है, सैलरी ड्यू कहां होती है ये देखना, सैलरी ड्यू कहां, या प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सर्विस ही सैलरी ड्यू होने का प्लेस है। जहां पे जॉब करते हो सैलरी वहीं ड्यू होगी। अगर आप दिल्ली में जॉब करते हो तो सैलरी दिल्ली यानी इंडिया में ड्यू होगी। अगर आप श्रीलंका में जॉब करते हो तो सैलरी कहां ड्यू हो रही है, श्रीलंका में। तो इंडिया में जो सैलरी ड्यू होगी वो हर हाल में क्या है, टैक्सेबल। इंडिया में जॉब करोगे तो सैलरी, इफ सैलरी ड्यू इन इंडिया, सैलरी इंडिया में ड्यू हो रही है यानी इंडिया में जॉब कर रहे हो तो ये टैक्सेबल इन ऑल केसेस, हर हाल में टैक्सेबल है। इंडिया में जो सैलरी ड्यू होगी वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप इंडियन गवर्नमेंट, इफ यू आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप सैलरी कहां से ले रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हैं फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, वर्किंग आउटसाइड इंडिया, भारत सरकार ने आपको कहां भेजा है, कराची में, डिटेक्टिव बना के, जासूस बना के भी कराची में जा और खबर लेके आ। वहां जाते हैं ना ये अपने, वो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है डोभाल साहब, वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में कई साल रहा, जासूसी की थी वहाँ पे रह के, भेष बदल के। चलो, तो वो क्या है, वहाँ भेजे गए, किसने भेजे हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट ने। सैलरी कौन दे रही है उनको, उनके परिवार को, इंडियन गवर्नमेंट। तो वो सैलरी कहाँ ड्यू मानी जाएगी, सैलरी इज ड्यू विद इन इंडिया, ये सैलरी इंडिया में ड्यू मानी जाएगी और ये टैक्सेबल फॉर ऑल केसेस, टैक्सेबल इन ऑल केसेस, चाहे वो बंदा इंडिया में रहते हुए नॉन रेजिडेंट क्यों ना बन गया हो। वो आदमी कहाँ बसा हुआ है, फॉरेन में, भेजा किसने है, सरकार ने। अब वो इंडिया में आई नहीं कई सालों से, है वैसे आया नहीं, तो वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। तो भी क्या है, वो सैलरी कहां से कमा रहा है, इंडिया से। इंडियन गवर्नमेंट किसी को सैलरी देगी ना तो वो अर्न इन इंडिया मानी जाएगी और इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल। बस एम्बेसी वालों को कौन देता है सैलरी, यूएस के किसी आदमी ने, यूएसए वाले ने इंडिया आना है तो क्या बनवाएगा, वीजा। इंडिया में परमिशन कौन देगा, इंडियन एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है, ठीक। तो वो वहां नौकरी कौन करते हैं, इंडियन। तो वो सैलरी कहां से ले रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट से। काम कहां कर रहे हैं, वॉशिंगटन में। तो वो सैलरी अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। उस पर टैक्स हर हाल में कहां लगना है, इंडिया में। उस पर टैक्स लगना ही है हर हाल में, ओके। और एक बात, सैलरी जो है टैक्सेबल है, सैलरी टैक्सेबल है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। इनकम टैक्स कहता है जो भी पहले हो, या तो पहले पैसे मिल गए एडवांस तो टैक्स, पैसे नहीं मिले काम किया आपने तो भी टैक्स। टैक्स हम विच एवर इज अर्लियर। सुनना, 20-21 वाला साल है, 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21, आपकी सैलरी है ₹1,00,000 महीना, तो कितने महीने बनते हैं, 12 का 12 लाख बनता है। पर आपके घर में ज़रूरत थी, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, या किसी बच्चे को बाहर भेजना है स्टडी के लिए, पैसे की ज़रूरत थी, आपने मालिक से क्या कहा, एडवांस सैलरी दे दो सर, एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल मई जून 2021 की 3 महीने की क्या ले ली, एडवांस। क्या काम किया आपने अभी, नहीं। ड्यू हुई, ड्यू तो काम करोगे तो होगी, ड्यू नहीं हुई लेकिन रिसीव हुई, हाँ रिसीव हुई, तो एडवांस सैलरी भी जोड़ लो। एडवांस सैलरी 3 महीने की कितनी मिल गई, 3 लाख।
आपको टैक्स कितने पे लगना है? 15 लाख पे लगना है। टैक्सेबल सैलरी किस साल में? इन ईयर 2021 में टैक्स कितने पे लगेगा? 15 लाख पे लगेगा, ना कि 12 पे। अगले साल कितने पे दे दो? 9 पे दे दो, हम दोबारा थोड़ी ले रहे हैं। आज तूने एडवांस पे इनकम टैक्स कहता है, कल किसने देखा है, कल हो ना हो वाली बात है, फिर आज अपना टैक्स लगा लो, सही है। कल क्या पता ये आदमी नौकरी चलती बने, इसकी क्या हो क्या ना हो, अपा तो अपना टैक्स जल्दी लो। सरकार की सोच ये है भी विच एवरी अर्लियर टैक्स लगाओ एडवांस पे। अगली साल कितने पे लगा देना? 9 मंथ्स की सैलरी पे 21-22 में, क्योंकि 3 महीने पे टैक्स लग चुका है। उल्टा केस देखना, 20-21 में आपने वर्किंग की पूरे 12 महीने वर्किंग की, लेकिन 2 मंथ्स की सैलरी नॉट रिसीव्ड। वो मालिक कहता है जी थोड़ी कैश की शॉर्टेज है, फिर दे देंगे। तो इनकम टैक्स कहता है ड्यू सैलरी कितने महीने की हुई? पूरे 12 महीने की। लाख रुपए पर मंथ है, हम तो टैक्स कितने पे लगाएंगे? 12 लाख पे। आपको मिली कितनी है? आपको सैलरी रिसीव हुई है 10 महीने की, 2 महीने की ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है। मालिक की मजबूरी है, वो एम्प्लॉयर कहता है बाद में दूंगा, तो इनकम टैक्स कहता है कोई बात नहीं, दे देगा, विश्वास रख, तू हमें टैक्स 12 पे दे। अगलों ने अपना काम सही करना, इनकम टैक्स नहीं। हम टैक्स 10 पे नहीं, कहता तू आज ही दे दे टैक्स, ड्यू तो होगी ना, रिसीव नहीं हुई तो क्या हुआ? विच एवर इज अर्लियर। हम टैक्स किस पे लेंगे? 12 पे। कल को तुझे जो 2 मंथ्स की मिलेगी ना देना टैक्स, कल को आज ही दे दे हमें। आज टैक्स किस पे लगाएंगे? 12 लाख पे। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। एक बात और इसमें, कभी कभी ना अरियर ऑफ सैलरी मिलता है। अरियर सुना आपने कभी कि कुछ एम्प्लॉइज का इकट्ठा पैसा पुराना मिलता है? सुना है ऐसे? सुना है? मिलता है पैसा अरियर ऑफ सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल ये पैसा मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है। पैसा जिस साल मिलेगा उस साल क्या होता है? मान लो पिछले सालों में 2015-16, 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, 20-21 आपकी तनख्वाह इलेक्शन के दिनों में सरकार क्या करती है? पुराने टाइम से तनख्वाह बढ़ा देती है, बोनस दे देती है या इंक्रीमेंट। सरकार कहती है सभी एम्प्लॉय को खुश करो, वोट लेने हैं। 20-21 में आके सरकार ने कह दिया कि सभी को पिछले 5 साल से बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीना तनख्वाह कब से बढ़ा दी? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। सरकार ने 1000 पर मंथ क्या कर दी? इंक्रीज्ड। यानी हर साल कितनी तनख्वाह बढ़ गई? 12,000। मतलब 5 साल के कितने दे देगी आपको सरकार? 12,000 पर annum के हिसाब से सरकार आपको कितने पैसे? 60। कब मिल गया ये अरियर इकट्ठा? अरियर रिसीव्ड इन 2021। तो ये टैक्सेबल किस साल में हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा 60,000 20-21 में। पास्ट में टैक्स लगा क्या? पास्ट में अपने को क्या पता भी आगे जाके इलेक्शन में ये वादा करेंगे? पास्ट में जो तनख्वाह मिलती थी उस पर टैक्स देते रहे आप। इस साल आके क्या हुआ? बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली तनख्वाह बढ़ा दी सरकार ने। और ऐसा होता है, सरकारें करती हैं ऐसा। कई 4-5 साल बाद कह देती हैं कि 5 साल पीछे से बोनस दो सभी एम्प्लॉइज को। आपकी तो फ्री में लॉटरी लग गई अचानक, तो आप कहते जी भगवान करे ये इलेक्शन रोज आए, रोज ही ये ऐसे करें डिक्लेयर। ऐसे ही होता है। तो वो जो पैसा इकट्ठा मिलता है, पास्ट में टैक्स लगा उस पर? नहीं, जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा। दैट इज अरियर ऑफ सैलरी। और ये ऐसे भी होता है, बाय चांस एक आदमी की तनख्वाह बढ़ानी बंद कर दी सरकार ने, उससे कोई नेग्लिजेंस हुई, ड्यूटी परफॉर्मेंस में कोई नेग्लिजेंस हुई, सरकार ने बाकियों की तो तनख्वाह बढ़ाई, उसकी इंक्रीमेंट लगानी बंद कर दी तनख्वाह। अब वो केस लड़ रहा है, 5 साल बाद केस जीत गया और क्या है, कोर्ट ने कह दिया भी इसको क्या क्विट कर दो, इस केस से ये बरी कर दो, रिलीव कर दो, ये फ्री है, इसकी कोई गलती नहीं है। और आपको पीछे से जो तनख्वाह कम मिली थी वो क्या है? बढ़ा के मिल गई। तो अरियर ऑफ सैलरी जिस भी वजह से मिले, ये सरकारें डिक्लेयर करती हैं वॉलंटरली या फिर कोई ऐसे डिस्प्यूटेड केस में मिले, जिस साल मिलेगा उस साल की इनकम में जोड़ के टैक्स दे दो। किस साल टैक्सेबल है?
इन द ईयर ऑफ एक्चुअल रिसीट, जिस साल मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। क्लियर है ये बात? अब देखना एक और इश्यू सैलरी में। क्या सैलरी में पे स्केल होता है? पे स्केल या पे ग्रेड, ये क्या चीज होती है? देखना, पे स्केल या पे ग्रेड क्या होता है? आपने सुना भी होगा कहीं। मान लो आप जब जॉब लगे तो ये तनख्वाह थी, आप जॉब लगे ये तनख्वाह थी। इसका मतलब क्या होता है कि जब जॉब लगे हर महीने कितनी तनख्वाह मिलेगी? पर मंथ, पर मंथ मिलेगी 15। सही साल बाद आपकी एनुअल इंक्रीमेंट कितनी है? हर साल आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? हर साल 1000 रुपये बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, जैसे 15 में लगे, साल बाद कितनी तनख्वाह हो जाएगी महीने की? 16। फिर साल बाद हर महीने कितने मिलेगी? 17। फिर साल बाद हर महीने कितनी मिलेगी? 18। कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक 25 नहीं हो जाती। 25 में आने में कितने साल लग जाएंगे? अप्रोक्स 10 साल, 10 ईयर लग जाएंगे। जब 25 होगी तो हर साल कितनी बढ़ने लगेगी? 2000, 27,000 रुपये महीना। फिर साल बाद 29,000 पर मंथ। ऐसे कब तक बढ़ेगी? जब तक 45 नहीं हो जाते। इतने में आप रिटायर हो जाओगे या फिर नया पे स्केल मिल जाएगा। ऐसे तो पे स्केल या पे ग्रेड ऐसे लिखा होता है। कभी कभी 3 टर्म्स में दिया होता है, आपको पेपर में ऐसे दिया होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए। जॉब लगी, मान लो आपकी जॉब लगी 1 जनवरी 2017 में, तो आपको पे कितनी मिल रही है? 15,000 रुपये महीना। 1 जनवरी 18 में क्या हो जाएगी तनख्वाह बढ़ के? 16,000 रुपये महीना। 1 जनवरी 19 में कितनी हो जाएगी? 17,000 पर मंथ। 1 जनवरी 20 में कितनी होगी? 18,000 पर मंथ। और 1 जनवरी 21 में कितनी होगी? 19,000 पर मंथ होगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है? बोलो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021, 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21। मैं कहता हूं आपकी सैलरी ड्यू होती है एट एंड ऑफ ईच मंथ। एट एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने के एंड में आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है, मिल जाती है। जैसे आप जनवरी में जॉब करोगे, इसका मतलब क्या 1 जनवरी को जिस दिन नौकरी लगे जाते ही आप पैसे मांग लोगे, लाओ साहब शुरू करें काम, लाओ पैसे? ऐसे नहीं होता है। आप जनवरी में नौकरी लगे हो तो जनवरी एंड में कितने पैसे ले जाना? 15, फरवरी में 15, मार्च में 15, अप्रैल में 15, दिसंबर तक 15। जनवरी 18 से तनख्वाह बढ़ के क्या हो जाएगी आपकी? 16। तो जनवरी 18 एंड में जो तनख्वाह मिलेगी कितनी मिलेगी? 16। साल भर 16, 16, फिर 17, 18, 19। आपकी तनख्वाह एंड में ड्यू होती है, हर महीने के एंड में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ईयर कौन सा है? 20-21। तो तनख्वाह चलेगी अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 की पे चलेगी आपकी। कितने महीने देख लो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो 2020 के महीने हैं। ये वाले महीने किसके हैं? 2021 वाले साल के हैं। ठीक है ना? 2020 है यहाँ पे क्या शुरू हो गया? 2021। बनाओ तनख्वाह कितनी बनेगी, इसको देखते हुए। ऐसा है हमारे सिलेबस में 20-21 है, तो ये वाला साल काम आएगा हमें। तो 2020 में तनख्वाह 18 चल रही, 21 से तनख्वाह क्या होगी? 19। तो आप देख लो ये वाले महीने अप्रैल टू मार्च के, ये वाले जो महीने हैं, ये वाले 2020 के महीने हैं। 2020 ये 2021 के महीने हैं। ओके, तो 2021 के महीने 2021 के। ओके, ये वाले जो महीने हैं 3, ये 9 मंथ्स तनख्वाह कितनी आपकी? 18,000 चलेगी दिसंबर तक महीने की। उसके बाद यहां कितनी तनख्वाह होगी? जनवरी से 19,000 हो गई पर मंथ। 3 महीने ये तनख्वाह है, 9 महीने ये। तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी आपकी टैक्सेबल? आपकी बेसिक सैलरी होती है, ये बेसिक सैलरी, ये जो पे स्केल से आती है ना, ये बेसिक सैलरी होती है। पे स्केल से कितनी बनेगी? ये बनेगी 2,162 और ये कितनी बन गई? 57। दोनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 219। समझ आया? सैलरी एंड में ड्यू होती है तो क्या होगा? क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा। कहां से शुरू होगा ये क्वेश्चन? अप्रैल से। और कहां तक चलेगा?
मार्च तक। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तनख्वाह 1 अगस्त में बदल गई, 1 अगस्त में बदल रही है। लो 1 अगस्त 21। अब बनाओ ध्यान से सैलरी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। ये महीने दोबारा लिख लो 12, ये 12 मंथ्स दोबारा लिख लो आप। अप्रैल 2020, मई 2020, चलते चलो जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20, सितंबर 20, चलो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी 21, फरवरी 21 और मार्च 21। आप ये वाले 12 महीने लिख चुके हो। आप मुझे बताओ सैलरी कब बदलती है उसकी तनख्वाह 1 अगस्त 20 तक तो कितनी थी 18, 1 अगस्त 21 को होगी 19, अगस्त 21 को होगी ना, अगस्त 21 तो कहाँ गया, ये तो अपना साल तो कब खत्म हो जाना है, मार्च 21 में खत्म हो जाना है। तो मुझे अब यहां ये देखने की जरूरत है, ये नहीं चाहिए मुझे अब क्या चाहिए, 1 अगस्त 21 में तनख्वाह बदल रही है उसकी, तो मुझे ये चाहिए। कुछ महीनों की तनख्वाह तो 18,000 होगी और कुछ महीनों की तनख्वाह क्या होगी 17,000। आप ध्यान से देखो कौन कौन से महीने। अगस्त की तनख्वाह जो 31 अगस्त को मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी, ये वाली, ये बढ़ के मिलेगी अगस्त की 18। उससे पहले जुलाई तक के महीनों की कितनी चल रही थी 17। जून 2020 में, जुलाई 20 में क्या तनख्वाह थी 17। तो ये वाले महीने 17,000 रुपए के हैं, 17,000। अप्रैल में, जून जुलाई 4 महीने। ये वाले महीने कितने, अगस्त ऑनवर्ड, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितनी तनख्वाह चल रही है 18,000 पर मंथ। कितने मंथ हो गए 8 मंथ्स। तो इसकी तनख्वाह और इसकी तनख्वाह कितनी 68 और ये 144। ओके, तो आप इन दोनों का टोटल कर लो 2,12,000। ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। बोलो किसी को भी डाउट इसमें, समझाया सैलरी कैसे ड्यू होती है। लेकिन लास्ट पॉइंट इसमें एक इशू और आता है इसमें, ये तो एंड में ड्यू होती है तो मैंने करके दिखा दिया। एक सिचुएशन ये थी, सैलरी ड्यू क्या होती है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन कैसे चलता है अप्रैल 20 से मार्च 21। दूसरी सिचुएशन व्हेन सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सैलरी कब ड्यू होती है अगले महीने की पहली तारीख को। मतलब समझे, आपका क्वेश्चन कैसे चलता है, जनवरी की पे कब मिलेगी 1 फरवरी, उससे पहले ड्यू नहीं होगी। फरवरी की पे कब 1 मार्च, मार्च की पे कब ड्यू होगी, रिसीव तो और भी लेट हो सकती है 1 अप्रैल। ऐसे चलेगा क्वेश्चन। इसमें एक पंगा है, इसमें पंगा क्या है, मान लो जनवरी 2020 है, फरवरी 20 है, मार्च 20 है, कब मिलेगी इनकी तनख्वाह। मार्च वाली, मार्च 20 की पे तो अप्रैल 21 में जाएगी। 1 अप्रैल 21 में तो अगला साल शुरू हो जाएगा, 21-22 शुरू हो जाएगा। समझे बात, क्योंकि मार्च की पे ड्यू हुई मार्च में, ड्यू ऑन 1 अप्रैल 21। तो मार्च में क्या ड्यू हुई, क्या रिसीव हुई, रिसीव का तो सवाल ही नहीं, रिसीव तो और भी लेट होगी। तो ना ड्यू हुई ना रिसीव हुई, टैक्स कैसे लगा दूं, यानी लास्ट का 1 महीना कट गया। किस साल में टैक्स लगेगा, अगले साल लगेगा। तो ऊपर जो मार्च 2020 की पे थी उसका क्या हुआ होगा, जनवरी 20 वाली पे 1 फरवरी 20 को, फरवरी वाली पे कब 1 मार्च 20 को, और मार्च 20 वाली पे कब आएगी 1 अप्रैल 20। ये महीना जुड़ जाएगा, लास्ट से 1 महीना कट जाएगा। क्यों कट जाएगा समझ आया। मार्च 2021 की पे कब ड्यू होगी 1 अप्रैल 21 में, ना रिसीव हुई ना ड्यू हुई, टैक्स कैसे लगाऊं। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट में 1 महीना कम हो गया, आगे 1 महीना बढ़ गया। तो मार्च 2020 से मुझे क्वेश्चन कैसे चलाना है, फरवरी 2021 की पे तक चलाना है। लास्ट मंथ कट गया, 1 मंथ शुरू में ऐड हो गया। तो मुझे बताओ अगर ये जनवरी में ही नौकरी लगा हो, जनवरी में, तो क्वेश्चन कैसे चलेगा बताना मुझे। आंसर में थोड़ा फर्क आ जाएगा। यही क्वेश्चन था जब मैंने एंड में ड्यू की थी, तो मैंने क्या किया था,
18,000 के 9 महीने थे और 3 महीने किसके थे इसमें। अगर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, 18,000 के 9 महीने और 19,000 के 3 महीने, तो क्या आंसर आया था हमारा, टैक्सेबल सैलरी कितनी आई थी, ये कितना आया था टोटल दोनों का, तो 19 टैक्सेबल सैलरी आई थी। क्योंकि क्वेश्चन कैसे चला, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से दिसंबर पे क्या चली थी हमारी 18,000, जनवरी फरवरी मार्च में 19 हो गई थी। अब पंगा है, अब नेक्स्ट डे ड्यू होती है, तो आप क्वेश्चन देखो अप्रैल से शुरू करो, अप्रैल 20 से, अप्रैल मई 20 ऐसे शुरू करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2021 फरवरी 2021 मार्च 21, होगा क्या, अप्रैल वाली फर्स्ट में, मई वाली फर्स्ट जून, जून वाली फर्स्ट जुलाई, जुलाई वाली फर्स्ट अगस्त, चलते चलो, दिसंबर वाली फर्स्ट जनवरी, जनवरी वाली फर्स्ट फरवरी, फरवरी वाली फर्स्ट मार्च, पर मार्च वाली पे कब आएगी, फर्स्ट अप्रैल को ड्यू भी, तो ये मार्च की पे तो लेनी नहीं, क्योंकि ये कब ड्यू और रिसीव होगी, फर्स्ट अप्रैल को, तो फर्स्ट अप्रैल में तो 2021-22 वाला साल शुरू हो जाएगा, छोड़ दो। लेकिन यही बात पिछले साल हुई होगी 1920 में, तो मार्च 20 की पे पिछले साल नहीं जुड़ी होगी, अब जोड़ दो, यानी सीधी सी बात है, ये महीना ऐड हो गया, लास्ट से एक महीना कट हो गया, मंथ अब भी 12 है, लेकिन फर्क आ जाएगा आंसर में देखो, क्योंकि ये जो जुड़ा है ये कितनी पे वाला महीना जुड़ा है, कम पे वाला 18 वाला, जो कटा है वो कितनी पे वाला है 19, तो 19,000 2 मंथ्स की कितनी आ जाएगी रुपीज 38,000, ये कितनी आ जाएगी 18,000 इंटू 10 मंथ्स कितनी आ जाएगी 180। तो आप इन दोनों का टोटल करोगे, मंथ वही 12 है, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी बोलो 218। आप देख सकते हो 219 और 218 में फर्क क्या पड़ गया 1,000 रुपये। क्यों फर्क पड़ा, जो मंथ ऐड हुआ वो 18 वाला था और जो लास्ट का कटा मार्च वो कितने वाला था 19,000 वाला, तो 1,000 रुपये पे का फर्क आ गया इसमें और इसमें। मंथ अब भी 12 है, मंथ पहले भी 12 थे, बस उसमें अप्रैल की पे से मार्च की पे लेनी थी, इसमें पे लेनी है मार्च के से शुरू, एक महीना जल्दी शुरू है इससे, एक महीना जल्दी, और एक महीना जल्दी खत्म, फरवरी तक की पे लेनी है। अगर यहां मैं अगस्त कर दूं, फिर लो अगस्त कर दूं, फिर यहां कितने महीने थे इस सिचुएशन में, 18,000 के कितने महीने थे 17 के थे, 17,000 के कितने महीने थे अभी किया था हमने, 17,000 के अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने थे, कितना हो गया 68। उसके बाद 18,000 के कितने मंथ थे, 18,000 के 8, कितना 144, टोटल कितना आया था। लेकिन इसमें क्या करोगे, मंथ लिखे पड़े रहने दो, मंथ लिखे रहने दो, आप मुझे कैलकुलेशन दोबारा से बताओ कैसे होगी, देखने मंथ लिखे हुए हैं, देखो ये सारे। अब सैलरी ड्यू कैसे होती है, बदलेगी कब, वो कह रहा है जी बदलेगी अगस्त से, अगस्त की तनख्वाह जब भी मिलेगी, इसका मतलब होता है 1 अगस्त को ही नहीं पैसे हाथ में आएंगे, इसका मतलब अगस्त की पे जब भी मिलेगी बढ़ के कितनी मिलेगी 18, चाहे वो 31 अगस्त को मिले चाहे वो 1 सितंबर को मिले, अगस्त की पे आपको जब भी मिलेगी इसका मतलब वो बढ़ के मिलेगी, अगस्त की पे चाहे वो 30 सितंबर को मिले चाहे 1 अक्टूबर को, कितनी मिलेगी 2020 अगस्त की पे वो 18,000 मिलेगी, बढ़ के मिलेगी। आप इस थ्योरी को माइंड में रखो, तब भी मुझे पे क्या करनी है, महीने ये लिखूंगा, एक महीना ऐड हो गया लास्ट का कट गया, अगस्त की पे जब भी मिलेगी बढ़ के मिलेगी, बाकी महीनों की पे क्या है कम, ये वाले महीनों की पे क्या है ज्यादा। ये कितने महीने हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई वाली 1 अगस्त को पे कितनी मिलेगी 17 ही मिलेगी, पे तो जुलाई की है ना, मिलेगी 1 अगस्त को, जुलाई की पे 1 अगस्त को मिलेगी 17 ही मिलेगी, तो 17,000 पर मंथ के कितने महीने, 1 2 3 4 5 5 महीने, तो कितना हो गया ये 85,000। ओके, ये वाले महीने किसके हैं 18,000 के, 18,000 पर मंथ, कितने महीने हो गए ये 7, 1 26, दोनों का आप टोटल कर लो, इन दोनों का
2,11,000। तो उसकी बजाय इसमें आंसर क्या है 1000 कम। बात वही है कि लास्ट मार्च 18 वाला कट गया, आगे जो मार्च जुड़ा वो 17 वाला है, 1000 पे आंसर का फर्क आ गया। इसका क्या करूं, ये तो अगला साल आ जाएगा। मेरा सिलेबस तो 20-21 तक का है, मुझे तो 2021 तक की कैलकुलेशन करनी है, उस हिसाब से सोचना है। समझ आई सारी बात? बोलो कोई भी डाउट इसमें? इस तरह से आपको ये टैक्सेबल सैलरी की दो सिचुएशन होती है, सैलरी ड्यू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ। सरकारी आदमी लिखा हो तो आपको क्या अज्यूम कर लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो पेपर में दे दे, नहीं तो अज्यूम करो, अज्यूम सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपको वर्किंग नोट देना है कि क्वेश्चन कैसे चलेगा, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, नॉन गवर्नमेंट में आपने क्या मानना है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नॉर्मली होता भी ऐसा है, सैलरी ड्यू कैसे होती है, एट एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में सैलरी ड्यू होती है, ये मान के चलना है। साइलेंट है तो लिख दिया उसने प्राइवेट में भी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है, तो ऐसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, मार्च टू फरवरी। साइलेंट है तो प्राइवेट सेक्टर में ये रूल लगता है अप्रैल टू मार्च, सरकारी में ये लगा देना फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सैलरी, बेसिक सैलरी बोलते हैं इसे, फुल्ली टैक्सेबल होती है, पर इसकी कंपटीशन के लिए पे स्केल को कैसे सोल्व करना है, कैसे ड्यू बेस पे सैलरी बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है। बना लोगे ये? तो अपन नेक्स्ट क्लास में नोट्स के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हैं।